चीजों की कीमत कम होने पर ही हम क्यों उनको ज्यादा खरीदते हैं। राजू की जेब में 500 रुपए है लेकिन उसकी ख्वाहिशें बहुत सारी। उसे मूवी देखने भी जाना है, बुक भी खरीदनी है, जूते भी खरीदने हैं। पर क्या वो 500 रुपए में ये सारी चीजें खरीद पाएगा? नहीं। किसी ना किसी चीज को तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। और तो और, राजू की एक अगर डिमांड पूरी होती है तो इमीडिएटली अपने मम्मी पापा से दूसरी चीज की डिमांड करने लगता है। तो क्या ये बात सही है? इन सभी सवालों का जवाब आखिरकार हमें मिलेगा कहाँ से? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा आप ही की इकोनॉमिक्स में। आपकी इकोनॉमिक्स इन्हीं सब सवालों का जवाब देती है। और आज उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के सामने, आपको क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स के वन शॉट्स कराने के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग आज से पढ़ेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैं यहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे वन शॉट्स कराने वाली हूँ। जो लोग पहले मुझसे पढ़ चुके हैं, सो आई होप कि उन्हें पता होगा कि किस तरीके से बिजनेस स्टडीज को दिल और दिमाग तक उतारने का काम मैं करती हूँ। और आई होप कि उस मिशन में मैं सक्सेसफुल हुई भी होंगी। जिन लोगों ने मेरे साथ इस जर्नी को जिया है उन्हें ज़रूर ये बात पता होगी। बट जो बच्चे आज पहली बार मुझसे पढ़ने वाले हैं, तो उन सभी बच्चों को ये बात मैं बता दूं कि इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ कि अब जब तुम पढ़ना शुरू करोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरे साथ, तो ये सब्जेक्ट भी तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों तक पहुंचा दूंगी। बस तुम्हें बिल्कुल शांति से घर पर बैठ के आराम से सारे कॉन्सेप्ट्स को सुनना है और समझना है। बस उसके बाद तुम्हारी सारी टेंशन मेरी, तुम मस्त होकर सिर्फ अपनी पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, तो लगा दीजिए अपनी अटेंडेंस परिणाम सीरीज के अंदर, जहां पर आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। यस। सो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। अब मैंने जब यहाँ पर एंट्री मारी तो एंट्री करते करते मैंने राजू की कहानी आपको बताई थी। अब राजू की कहानी में ये था कि राजू की जेब में सिर्फ 500 रुपए थे और राजू उन 500 रुपए से बहुत कुछ करना चाहता था। वो अपनी प्यारी एंजल प्रिया को मूवी दिखाने भी ले जाना चाहता था और वहां पर बिठाकर उसको मस्त एक ट्रीट भी देना चाहता था, एक गिफ्ट भी उसके लिए खरीदना चाहता था। अब एक बात बताओ, सिर्फ 500 रुपए से वो इतने सारे काम कैसे करता? तो कहीं ना कहीं राजू को यहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने कुछ ख्वाहिशों के साथ, और सिर्फ उन्हीं ख्वाहिशों को यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा जो उस 500 रुपए में, यानी कि उसके हाथ में जो रिसोर्सेज है जो उसको उतना अलाउड कर रहे होंगे। तो आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो इसी चीज के बारे में है कि आपकी इकोनॉमिक्स कहती है कि इट इज द साइंस ऑफ द चॉइस। यहाँ पर आपको करनी पड़ती है चॉइस, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास जो है वो लिमिटेड है। आपके पास कोई अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। हाँ, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी चाहत जरूर अनलिमिटेड है, लेकिन तुम्हारी उन इच्छाओं और उन चाहत को सेटिस्फाई करने के लिए तुम्हारे हाथ में जो साधन है, जो रिसोर्स है, वो बेटा लिमिटेड है। अगर वो भी अनलिमिटेड होता, कि जैसे हम लोग कह देते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पर अगर पैसे पेड़ पर उगा करते तो बस जब मन चाहा उस पैसों को हम वहां से तोड़ कर ले आते और अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर लेते। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि जब घिसा और आपकी सारी जो विशेष है उसको पूरा करने के लिए हमारे जो जिन साहब हैं वो आ जाते और आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर लेते। तो ऐसा तो नहीं है ना। तो बस इकोनॉमिक्स आपको यही सिखाती है कि क्योंकि हमारी इस इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, बट आप उन रिसोर्सेज के अगेंस्ट जो अपनी वांट्स शो कर रहे हो वो अनलिमिटेड है। तो भाई यहाँ पर किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो उन सभी रिसोर्सेज में से आपके लिए जो भी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर होगा आपकी वांट, आप उसको पहले सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं चॉइस करनी ही होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये बात यहाँ पर लिखी हुई है दैट इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ द चॉइस। क्यों? बिकॉज इट स्टडीज हाउ द पीपल मेक द चॉइसेस। क्योंकि यहाँ पर आपको यही समझाया जाता है कि कैसे लोग यहाँ पर चॉइसेस करते हैं, क्योंकि ह्यूमन वांट्स हमारी अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज हमारे क्या हैं? लिमिटेड। बट यस, दीज रिसोर्सेज हैव द मल्टीपल यूजेस। जैसे कि एक 500 रुपए का नोट आपको मूवी भी दिखा सकता है,
एक 500 रुपए का नोट आपको एक बुक परचेज करने में भी मदद कर सकता है। एक 500 रुपए के नोट से आप अपने दोस्त को एक बर्थडे पार्टी भी दे सकते हो, छोटी मोटी ही दो लेकिन दे सकते हो ना। तो उस 500 रुपए के कितने सारे यूजेस हैं, तो यही बात आपको जो इकोनॉमिक्स है वो सिखाती है। सो human must choose which wants to satisfy and how to allocate the resources। तो यहाँ पर आपको यही समझना होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर चॉइस करेंगे और अपनी वांट को सेटिस्फाई करेंगे और अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो यहाँ पर राजू की कहानी फिर से आ गई है कि राजू की जेब में थे 1000 रुपए, क्योंकि उसकी पॉकेट मनी 1000 रुपए की है। वो पिज्जा खरीदना चाहता है, टी शर्ट भी खरीदना चाहता है, एक खिलौना भी खरीदेगा क्योंकि छोटा सा बालक है ना, छोटा सा बालक है तो खिलौना भी खरीदेगा, मूवी टिकट भी खरीदना चाहता है, बट जेब में पैसा तो लिमिटेड है ना। तो यहाँ राजू को चॉइस करनी पड़ेगी, और जब आप यहाँ पे चॉइस करते हो अपनी जिंदगी में, जब जब तुम चॉइस करते हो तो वही आपकी इकोनॉमिक्स होती है। मतलब जैसे बिजनेस को अपनी डेली लाइफ में देखते हो ना, रियलिटी में इकोनॉमिक्स भी रियलिटी में आपके साथ ही चलती है। ये भी आपके आसपास की कुछ चीजें हैं, बस आपने कभी उसको ऑब्जर्व नहीं किया। तो जब भी तुम यहाँ पर चॉइस कर रहे हो कि भाई एंजल प्रिया का नंबर लूं या फिर कैटरीना कैफ का लूं, तो भाई जब तुमने ये चॉइस करी ना, तो बस यहीं पर तुम्हारी इकोनॉमिक्स आ गई थी। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट डेफिनेशन पे। अब नेक्स्ट आता है हमारे सामने द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। हम लोग बहुत बार इन वर्ड्स को सुनते हैं, कभी न्यूज़ चैनल देख रहे होगे बैठ के, अपने पेरेंट्स के साथ न्यूज़ चैनल लगाया होगा उन्होंने, तो ये वर्ड कानों में आ ही जाता है इकोनॉमी। बट क्या कभी गहराई से इस बारे में सोचा है कि ये इकोनॉमी है क्या? हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमी, पर ये इंडियन इकोनॉमी क्या है? हमारी इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, अमेरिका एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो ये जब हम वर्ड्स बोल रहे हैं तो एक्चुअल में ये इकोनॉमी हमें क्या बता रही है? तो बेटा क्या है ना, हम सभी लोग आज यहाँ पर काम कर रहे हैं किसी एक पर्पस के लिए, और वो पर्पस क्या है हमारा? वो पर्पस एट द एंड ऑफ द डे है पैसा कमाना। पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि हम सभी लोगों को सरवाइव करना है, अपनी लिविंग के लिए हम सभी लोगों को पैसा कमाना है, और उस पैसे को कमाने के लिए हम सभी लोग अलग अलग काम में लगे हुए हैं। हम सभी लोगों को अपना घर चलाना है, तो अपने घर को चलाने के लिए, अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए हमें कहीं से तो कुछ रिसोर्स चाहिए ना, हमें कहीं से तो वो संसाधन चाहिए जिसकी मदद से हम ये काम कर पाएंगे। तो बेटा ये सारी चीजें आप लोगों को कहाँ मिल रही हैं? वो सारी चीजें आपको मिलती हैं इकोनॉमी के अंदर। तो इकोनॉमी को कहा गया है दैट इट इज अ सिस्टम। अब जब कोई बेटा सिस्टम होता है ना, तो सिस्टम एक तरीके से चलता है, वहां पर कुछ ना कुछ एक पैटर्न होगा, एक मेथड होगा जिसकी मदद से आप ये सारे काम कर पाएंगे। तो इकोनॉमी को बोला गया कि बेटा ये क्या है? ये एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम? जहां पर लोग रहते हैं और काम करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है। हर किसी की वांट अलग है, तो अपनी अलग अलग वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो वो पैसे कहाँ से कमा पाएंगे? वो मीन्स कहाँ से मिलेंगे? वो मीन्स मिलेंगे हमें इकोनॉमी से। और ये हम कर कैसे रहे हैं? कुछ अपनी बेसिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करके, जैसे कि या तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, या हम कंजप्शन कर रहे हैं, या चीजें मार्केट में एक्सचेंज की जा रही है, या उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या मैं इसके साथ अगर एक और ऐड ऑन कर दूं तो यहाँ आ जाता है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। बट अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाट आर द थ्री बेसिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी, अगर कोई आपसे ये बात पूछ ले तो उसमें तो आपको 3 ही लिखने बेटा। उसमें पहला आप लिखेंगे प्रोडक्शन, दूसरा आप उसके अंदर लिखेंगे कंजप्शन, और थर्ड वन इज कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है कि या तो यहाँ पर आपने इंटायरली कोई एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, यानी कि गुड्स और सर्विसेज आपने प्रोड्यूस करे हैं इंटायरली न्यू, या ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड है या सर्विसेज चल रही है, आपने उसके अंदर कोई एक वैल्यू एडिशन कर दिया है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप मान लो ब्रेड पकौड़े वाले हो, तो तुम जब ब्रेड खरीद के लेकर आते हो, अब तुम ब्रेड खरीद के लेकर आते हो, उसके बाद उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मिक्स करते हो और एक मस्त बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड पकौड़ा बनाकर तैयार करते हो। ब्रेड तुम खरीद के लेकर आए मान लो 50 रुपए की, जिसके अंदर 10 से 15 स्लाइसेस है, बट तुमने 2 स्लाइसेस का एक ब्रेड पकौड़ा बनाया और उसको तुम मार्केट में 30 रुपए का बेच रहे हो।
तो तुमने क्या किया, उन 2 स्लाइसेस की कीमत बढ़ा दी मार्केट के अंदर। तो दिस इज नोन एज अ वैल्यू एडिशन, और ये चीज भी आपकी क्या कहलाएगी बेटा, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है कि या तो आप इंटायरली एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, नई सर्विसेज आप यहाँ पे रेंडर कर रहे हो, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से ऑलरेडी जो चीज प्रोड्यूस हो चुकी है उसमें आपने एक वैल्यू एडिशन कर दिया है। ठीक, अब कंजप्शन का मतलब क्या है, तुम गए स्टेशनरी की दुकान पे, एक रजिस्टर परचेज करके लेकर आए और तुमने उसमें खूब अच्छे से पढ़ाई करना शुरू किया कि मैम आज से आपने पढ़ाना शुरू किया है, हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे, और तुमने मस्त उसके अंदर बढ़िया बढ़िया शॉर्ट नोट्स बनाए, कीवर्ड्स लिखे, और मस्त उसके अंदर तुम तैयारी कर रहे हो, तो बेटा तुमने उस रजिस्टर को यूज करना शुरू किया है। सो दिस इज नोन एज द कंजप्शन। थर्ड वन इज कैपिटल फॉर्मेशन, या इसका एक और नाम भी आप लोगों ने देखा होगा जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी कि एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इन योर इकोनॉमी, यानी कि कहीं पर भी पैसा लगाना जिसकी वजह से कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी अगर जनरेट हो रही है, कुछ प्रोडक्टिव वर्क अगर हो रहा है जिससे आप और पैसे से पैसा कमा पा रहे हो, सो दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो 3 बेसिक एक्टिविटीज तो आपकी यही होती हैं। आई होप कि यहाँ तक की बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब कितने तरीके की इकोनॉमी होती है, कितने तरीके की इकोनॉमी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो बेटा यहाँ पर ना इकोनॉमी 3 तरीके की होती है, मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड और मिक्स्ड इकोनॉमी। आपने इन इकोनॉमी को इस नाम से भी सुना होगा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, अब इसको याद करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप सभी लोगों को कैपिटल का मतलब तो जरूर पता होगा, चलो नहीं भी पता है तो मैं बताती हूँ, आपकी काजल मैम आपको सब बताएंगी। बेटा कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस में लगाया जाता है, या मैं कहूँ कि आप किसी जगह पर लगा रहे हो विद द पर्पज ऑफ अर्निंग सम प्रॉफिट, है ना। अब हमारे राजू ने जलेबी की दुकान खोली, राजू मिष्ठान भंडार उसने खोल दिया, वहां पर वो जलेबियां बेचता है। अब उस जलेबी बनाने की दुकान पर उसने 1 लाख रुपए खर्च किया, तो राजू पागल है क्या, बिना मतलब में कहीं पर भी 1 लाख रुपए लगा कर बैठा है? नहीं, उसने वो 1 लाख रुपए लगाया है ताकि उस 1 लाख रुपए से उसको कुछ इनकम जनरेट हो, उसको कुछ फायदा हो। यानी कि जब जब कैपिटल लगाई जा रही है तो कैपिटल लगाने के पीछे का जो पर्पस है वो ये है कि हमें कुछ फायदा होना चाहिए। ठीक है, अब सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात मैं करूं तो सोशलिस्टिक बना है सोशल से। ठीक है, अब सोशल मतलब सोसाइटी, सोसाइटी मतलब सोसाइटी का भला। तो अगर आप इस नाम से जाते हैं तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब है कि जहां पर कुछ ऐसे लोग पैसा लगा रहे हैं जिनका जो मेन मुद्दा है, जो मेन पर्पस है वो है सिर्फ पैसा कमाना, प्रॉफिट मोटिव से वो ये काम करते हैं। बट सोशलिस्टिक इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर पैसा लगाया तो जाता है, काम किया जाता है, बट वहां काम करने का जो पर्पस है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, फायदा कमाना नहीं है, वो तो लोगों की भलाई करना है, यानी कि सोशल वेलफेयर। नाम समझ आ गया, कैपिटलिस्टिक with the purpose of earning profit, socialistic with the purpose of rendering some social welfare activities। ठीक है, अब खुद सोचो, अगर एक तरफ गवर्नमेंट है और एक तरफ प्राइवेट सेक्टर है तो कौन यहाँ पर प्रॉफिट के लिए काम करेगा? सबसे पहले प्रॉफिट के लिए कौन भाग रहा है? ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर। सो मार्केट इकोनॉमी याद रखेंगे अब कि इसको कौन सी इकोनॉमी बोला जाता है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जैसे कि हम समझ गए कि विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट है, ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर ही आता होगा, तो यहाँ ऑनरशिप किसकी है? प्राइवेट सेक्टर की। अब यहाँ डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? डिसीजन इन द सेंस ऑफ कि प्राइस कैसे डिसाइड होता होगा यहाँ पे। यहाँ जब आप प्राइस डिसाइड करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे हम डिमांड और सप्लाई को कंसिडर करते हैं। अब दूसरा नाम क्या है? मार्केट इकोनॉमी ना, तो बेसिकली मार्केट को भी देखा जाता होगा कि मार्केट कैसी चल रही है। तो यहाँ पर बेटा जब प्राइस डिसाइड की जाती है किसी भी सामान की, तो पहले बायर्स और सेलर्स को यहाँ पर देखा जा रहा है, किसी भी चीज की डिमांड कितनी है, किसी भी चीज की सप्लाई कितनी आ रही है मार्केट के अंदर, उस हिसाब से चीजों की कीमत यहाँ पर डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पर प्राइस ही है जो सब कुछ है, बेसिकली इसी की मदद से आप यहाँ पर सारे काम करते हो। उसके बाद सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को फोकस कर रहा है, प्लान सारी चीजें पहले से तय की गई हैं, इसका मतलब प्राइस भी पहले से तय की गई होगी, है ना। तो और इसका हम दूसरा नाम क्या जान पा रहे हैं अब? वो क्या है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी।
तो यहाँ पर गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट ही सब कुछ यहाँ पर करती है, प्राइस भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, आउटपुट कितना देना है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथों में है, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि यहाँ सब कुछ प्लान्ड है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है मिक्स्ड। अब मिक्स्ड है तो भाई सब कुछ पंचमेल खिचड़ी की तरह ही यहाँ पर होगा, 3 सिस्टम है, अब तुमने तीसरा सिस्टम मिक्स्ड कह दिया है, तो उस मिक्स सिस्टम में क्या होगा, दोनों का मिली जुली सरकार होगी ना, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी होगा और यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होगा, तो दोनों को साथ लेकर हम जब चलते हैं तो वो हमारी कौन सी इकोनॉमी बन जाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि यहाँ तक की बात भी समझ आ गई होगी। अब ये जो हमारी इकोनॉमी होती है ना, ये अब कैसे नेचर की इकोनॉमी है, क्या ये ऐसी इकोनॉमी है जो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है और बहुत ही रिजर्व्ड रहती है, किसी से बात ही नहीं करती है किसी भी चीज की, या ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो एक्सट्रोवर्ट है, जो खुलकर सबसे बात करती है, सबके साथ अपने रिश्ते बना लेती है और सबको अपना दोस्त बना लेती है। तो बताओ क्या हमारी इकोनॉमी ऐसी है जहां पर हम किसी से बात ही नहीं करते, हम दूसरे देश से किसी भी तरीके से नहीं लिंक्ड हुए हुए हैं, या हमारी इकोनॉमी ऐसी है जहां पर हम सभी देशों से बातचीत अच्छी बनाकर चलते हैं, हम हर देश से कुछ ना कुछ कर रहे हैं काम। तो बेटा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लिंक्ड है आपका इकोनॉमी के 2 टाइप्स, विच इज नोन एज ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब भाई आपका नेचर ऐसा है कि आप बिल्कुल खुली किताब की तरह हो, तो यहाँ पर जब आप ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ओपन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां हमारे ट्रेड रिलेशनशिप्स होते हैं विद दी अदर कंट्रीज, ठीक है। तो जहां हम अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम इंपोर्ट भी करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो वो ओपन इकोनॉमी होती है। बट अगर मैं क्लोज इकोनॉमी की बात करूं तो तुम यहाँ पर हो रहे हो रिजर्व्ड और इंट्रोवर्ट, जहां तुम किसी के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते। तो यानी कि जब किसी देश के कोई ट्रेड रिलेशनशिप्स नहीं होते दूसरी कंट्रीज के साथ, तो वहां हम कह देते हैं कि वो इकोनॉमी कैसी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल बता देना ओपन इकोनॉमी का भी और क्लोज इकोनॉमी का भी, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने तो यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्पल दिए है दो एग्जाम्पल तुम भी अपनी तरफ से देना, ठीक है। इंडिया एक ओपन इकोनॉमी है क्योंकि यहाँ पर हम आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं और पेट्रोल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। नॉर्थ कोरिया की बात करूं तो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट कोई ट्रेड नहीं होता है, ठीक है। चलो अब एक डिफरेंस देख लेते हैं जरा मार्केट और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर। मीनिंग तो आई होप कि आप सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि यहाँ पर प्राइवेट ऑनरशिप और उन्हीं का डिसीजन है, यहाँ गवर्नमेंट की ऑनरशिप और उनका डिसीजन होता है। ऑनरशिप का पॉइंट अगर अलग से बनाए तो यहाँ ऑनरशिप इंडिविजुअल्स और फर्म्स की है, यहाँ पर टोटली गवर्नमेंट है। डिसीजन मेकिंग यहाँ पर मार्केट ही डिसाइड करेगी, यानी कि बायर और सेलर डिसाइड करेंगे, डायरेक्टली नहीं, उनकी डिमांड और सप्लाई बेसिकली डिसाइड करेगी कि प्राइस क्या होगी। और यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ही है जो सारे डिसीजन लेती है। कंपटीशन डेफिनेटली यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा कोई कंपटीशन नहीं है, अब गवर्नमेंट से तुम क्या ही कंपटीशन करोगे। रोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करूँ तो ये तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर ओन कर रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है, तो थोड़ा सा कम ही इंटरफेरेंस है, बट यहाँ पर पूरा का पूरा इंटरफेरेंस है। इसको कैपिटलिस्टिक और इसको सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये लोग, यहाँ पर एक प्राइस मैकेनिज्म होता है जिसके बारे में अभी हम एक डिस्कशन करेंगे, जैसे कि थोड़ा बहुत मैंने अभी आपको बता दिया। मार्केट में डिमांड देखी जाती है, सप्लाई देखी जाती है, उसके बेसिस पर प्राइस डिसाइड होता है, तो वो हमारा डिस्कशन अभी आगे इस चैप्टर में चलेगा। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर हमारी एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, वो यहाँ पे सारी बातों को डिसाइड करेगी, ठीक है। अब बेटा वीडियो को स्टॉप करके 5 मिनट आंख बंद करके जितना भी मैंने पढ़ाया है एक बार रिकॉल कर लो कि व्हाट इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। उसके बाद मैंने इकोनॉमी की डेफिनेशन बताई है, टाइप ऑफ इकोनॉमी आपको बताया है, 3 तरीके की होती हैं, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी के बारे में बताया, एक डिफरेंस बताया। तो 5 मिनट बस उन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार रिकॉल कर लीजिए और आपको देखना सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने मेरे बताए हुए रास्ते पे चल के ये काम कर लिया होगा। अब आ जाते हैं असली चैप्टर के टॉपिक पर, जिसकी वजह से हम लोग ये सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। यही है सारी प्रॉब्लम की जड़, यही है, ये है हमारी स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मतलब कमी। अब कमी किस चीज की है? अब राजू कहता है कि तेरे बिन तो मुझे हर दिन कुछ ना कुछ कमी लगती है। भाई ये उस वाली कमी की बात नहीं हो रही है। यहाँ जब हम बात कर रहे हैं कमी की, तो बेटा यहाँ कमी है कि राजू की जेब में 500 रुपए थे, है ना। राजू की जेब में 500 रुपए थे, लेकिन उसकी ख्वाहिशें बहुत सारी थी ना, यानी कि रिसोर्सेस कम थे, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। अगर वहीं पे ही राजू की जेब में
बार बार जैसे ही 500 का नोट खत्म होता दूसरा 500 का नोट आ जाता, फिर दूसरा खत्म होता तीसरा 500 का नोट आ जाता। मतलब जितनी बार भी उसे 500 के नोट की जरूरत पड़ रही थी, अगर उतनी बार ही 500 का नोट उसकी जेब से निकलता रहता। वो बचपन में, मुझे नहीं पता भाई, मैंने तो अपने बचपन में, हमारे बचपन में तो वही टीवी सीरियल आता था, एक शाका लाका बुम बुम, अगर तुमने कभी देखा हो तो उसमें एक वो मैजिक पेंसिल होती थी कि जो मन करा उस मैजिक पेंसिल से बनाया और आपके सामने वो हाजिर हो गया। तो अगर वही वाला चल रहा होता तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं होती, फिर तो किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती हमें। ये कमी हमें क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि जितना हम चाह रहे हैं उतना हमें मिल नहीं रहा है। तो स्केर्सिटी यही है जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों हमें चॉइस करनी पड़ रही है? क्योंकि रिसोर्सेस की कमी है। तो बेटा स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? स्केर्सिटी का मतलब होता है रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। यानी कि जब आप कहें कि दैट देयर इज अ, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि स्केर्सिटी मीन्स द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। यानी कि जब डिमांड के कंपैरिजन में आपकी सप्लाई में कमी आ जाए तो उसे हम यहां पर स्केर्सिटी कहते हैं। और वो क्यों अराइज हो रही है? बिकॉज द रीजन इज रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी वी कैन नॉट सेटिस्फाई आवर ऑल वांट्स, और इसी चीज की वजह से हम अपनी सारी जरूरतों को यहाँ पर पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद एग्जांपल्स। फ्रेश वाटर सप्लाई वर्सेस पॉपुलेशन। फार्मर हैज लिमिटेड लैंड, एक छोटा जमीन का टुकड़ा है उसके पास, बट अब उसे यहाँ पर चूज करना है कि क्योंकि सारी क्रॉप्स तो ग्रो नहीं कर सकता, कौन सी क्रॉप यहाँ पर वो ग्रो करेगा ये उसको डिसाइड करना होगा। ठीक है, अब इसी स्केर्सिटी की वजह से बेटा अराइज होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और ये सारी चीजें हमारी चॉइसेस को अराइज कर रही है, एंड चॉइसेस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम यही कहेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस, कि क्योंकि यहाँ पे हमें चुनना पड़ रहा है कि यार कौन सी अपनी वांट को सेटिस्फाई करे। सो दिस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, और उसके रीजन क्या है? कोई आपसे पूछे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सो कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन से हैं बेटा? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब इन्हीं रीजंस को थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें तो देखिए जरा, अनलिमिटेड वांट्स की अगर हम बात करें तो वांट आपके डेवलपमेंट के साथ बढ़ती है, जैसे कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल। बट यस, दिस इज द मेन थिंग कि हमारी जो वांट्स होती है ना, हम उसे अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रैंक कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि राजू की जेब में 500 रुपए थे और उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा हुआ था कि मूवी भी देखनी है और बुक भी खरीदनी है मुझे, और यहाँ पर मुझे अपने फ्रेंड को एक छोटी सी बर्थडे ट्रीट भी देनी है। तो राजू को यहाँ पर सोचना है कि उसकी अर्जेंट वांट क्या है जो उसे अभी के अभी सेटिस्फाई करनी है। राजू ने देखा कि यार अभी ना एग्जाम्स आने वाले हैं, 10 दिन बाद मेरे एग्जाम है और मुझे बुक की ज्यादा जरूरत है, तो मैं पहले बुक खरीद लेता हूँ। तो राजू ने यहाँ पर चॉइस किस चीज के बेसिस पे करी? ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी और इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो ये ह्यूमन वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ह्यूमन वांट अनलिमिटेड तो है, बट ह्यूमन वांट डिफर्स इन इंटेंसिटी और अर्जेंसी, कि आपको कोई चीज कितनी जल्दी चाहिए उस चीज के बेसिस पर आप चॉइस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक स्टूडेंट के लिए बुक पहले है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बाद में। एक ड्राइवर के लिए पेट्रोल पहले है, कार में चाहे एसी चल रहा हो या ना चल रहा हो। तो बेटा यहीं से पता चलता है कि अनलिमिटेड वांट्स तो है बट प्रायोरिटी वाइज आप उसको अरेंज कर सकते हो। बट लिमिटेड रिसोर्सेज है विद मल्टीपल यूजेस, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी घर में भी है, फैक्ट्रीज में भी है, फार्मिंग में भी चाहिए क्योंकि वो जो आजकल इरिगेशन सिस्टम चलते हैं उसके अंदर जरूरत पड़ती है। वुड फर्नीचर के लिए, वुड फर्नीचर, फ्यूल, कंस्ट्रक्शन, अब किस चीज के लिए आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये भी आपको देखना है कि किस पर्पस के लिए आप उसका इस्तेमाल करने जा रहे हो। ठीक है, सो यहाँ तक बात समझ आ गई। ओके, अब हमारे पास आता है द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बन सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये इस वाले चैप्टर का। द टॉपिक इज 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मैम आपने ये बोला कि हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है ना?
अब वो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? तो बेटा वो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम वही है कि जब मान लो कि अचानक से आपके घर में गेस्ट आने वाले हों और मम्मी के दिमाग में जो प्रॉब्लम अराइज होगी ना, वही सेंट्रल प्रॉब्लम है। कि मान लो तुम्हारे घर में अचानक से कॉल आता है कि यार हम 10 लोग आने वाले हैं, तो अब 10 लोग आने वाले हैं, लंच का टाइम हो रहा है, अब अभी आ रहे हैं तो न जाने कब तक जाएंगे। तो भाई लंच की तैयारी करनी है, डिनर की भी तैयारी करनी है, तो ये टेंशन तुम्हारे माइंड में नहीं आएगी, ये टेंशन आएगी तुम्हारी मम्मी के माइंड में कि भाई लोग आ रहे हैं, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं और कितना बनाऊं? 10 लोग आ रहे हैं, उस 10 लोग में बड़े लोग कितने हैं, छोटे लोग कितने हैं, मुझे क्या पता? हर किसी की खाने की कैपेसिटी अलग अलग है ना, तो क्या बनाऊं और कितना बनाऊं, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। चलो ठीक है, सोच भी लिया मैंने कि क्या मुझे बनाना है। अब वो सामान मुझे बनाना कैसे है, कैसे बनाऊं? क्या मैं बाहर से ऑर्डर कर लूं या खुद घर पे बनाऊं? कुकर में बनाऊं या फिर कढ़ाई में बनाऊं? कैसे बनाऊं? कहाँ से कम पैसे लगकर वो बन पाएगा, ये भी डिसाइड करना है। अब बनाने के बाद किसको दूं? भाई मैंने जो सामान बनाया था, चलो बनाकर तो रख दिया है, अब किसको सर्व करूं और किसको क्या सर्व करूं, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो बस यही 3 हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी होती है इकोनॉमी की, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। जब मैं बोल रही हूँ व्हाट टू प्रोड्यूस, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर भी हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। देखिए जरा, व्हाट गुड्स एंड इट व्हाट क्वांटिटी, क्या बनाएं और कितनी क्वांटिटी में बनाएं। तो यहाँ पर आपको कई बार टाइप्स ऑफ गुड्स की चॉइस करनी पड़ती है। जैसे कि एक इकोनॉमी ये सोच रही है कि मैं नेसेसिटीज पे जाऊं या मैं लग्जरीज ज्यादा बनाऊं, मैं प्रोड्यूसर गुड्स बनाऊं या मैं कंज्यूमर गुड्स बनाऊं। देखो बनाने तो दोनों ही है, पर क्या ज्यादा बनाना है और क्या कम, चॉइस बेसिकली इस चीज की करनी है। प्रोड्यूसर गुड्स ज्यादा बनेंगे या कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनेंगे, लग्जरीज गुड्स हमें ज्यादा प्रोड्यूस करने हैं या नेसेसिटीज के ऊपर ज्यादा जाना है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है वो 2 चीजों पर फोकस करती है, क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस, बनाए कैसे। दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्निक। अब बनाने के लिए कोई तो टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी ना। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब जहां पर लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, और कैपिटल यानी कि मशीनों पे हम लोग कम डिपेंडेंट होते हैं। वहीं पे कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, जहां पर आप मशीनों पर ज्यादा डिपेंडेंट हो, आप लेबर पर कम डिपेंडेंट हो, यानी कि आपका पैसा बेसिकली जहां पर ज्यादा लग रहा है, मैनुअल वर्क आप कम कर रहे हो, वो कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है। अब मुझे डिसाइड करना है कि भाई मुझे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है या कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, उसके बाद फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ये वो कौन लोग हैं जो हमसे ये सामान लेने वाले हैं। सो हु गेट्स एंड हाउ मच, कौन लेगा और कितना लेगा। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉब्लम तो ये है। अब इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के पीछे गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये ऐसे डिसाइड करेंगे, जो कमोडिटी आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती हो, मैं कहूंगी इसको एग्रीगेट मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी, इसको हम इस तरीके से बोलते हैं, मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है बेटा सेटिस्फैक्शन, कि जो भी गुड्स आपको इकोनॉमी के अंदर ज्यादा सेटिस्फैक्शन देते हो, जहां से आपको सेटिस्फैक्शन का लेवल ज्यादा मिलता हो, आप चेक करो उसी गुड्स को आप ज्यादा प्रोड्यूस करो। अगर आपको लगता है कि यार नेसेसिटीज से ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, तो नेसेसिटीज ज्यादा बनाओ, लग्जरीज गुड्स की तरफ कम जाओ। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन या गाइडिंग प्रिंसिपल आपको मैंने यहाँ बता दिया। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक, सीधी सी बात है, जो टेक्निक सस्ती पड़ेगी हम उसी को यहाँ पर चूज करेंगे। अगर लेबर इंटेंसिव सस्ती पड़ रही है तो लेबर इंटेंसिव चूज कर लेंगे, कैपिटल इंटेंसिव सस्ती पड़ रही है तो कैपिटल इंटेंसिव को चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें हम यहाँ। अब किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी परचेजिंग पावर होगी, जो खरीद सकता होगा, जो खरीद सकता होगा आप उसी के लिए यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना होता है कि कौन यहाँ पर खरीद पाएगा, हम उसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपने एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज किया है जहां पर आप लग्जरीज ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो और नेसेसिटीज कम, इसका मतलब आप रिच क्लास ऑफ पॉपुलेशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, आप मिडिल और लोअर के लिए कम प्रोड्यूस कर रहे हो। तो जो भी आपने यहाँ सिलेक्ट किया होगा उसी के बेसिस पर आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा, दैट फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है,
आई होप कि आप सभी लोगों को यहाँ पर ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए एक बार यहाँ पे। अगर मैं व्हाट का दूं तो ब्रेड बनानी है या लग्जरी कार। हाउ की बात करूं, वर्कर्स ज्यादा रखने हैं या मशीनें ज्यादा। फॉर होम की बात करूं तो रिच क्लासेस के लिए बनाना चाहते हो या पुअर क्लासेस के लिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। चलो, अब ये तो हमने ना इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारी बातें कर ली कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी दिक्कत क्या है, उसके कारण क्या हैं, क्या समस्याएं हैं और उसके क्या सॉल्यूशन है। अब यहां से आप पढ़ने जा रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस के बारे में। एक ब्रांच आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और इसकी एक ब्रांच आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। हमने अपनी इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे? जैसे कि इस पूरी इकोनॉमी में जितने भी कह सकते हो घर हैं, अगर हम उन सभी घरों की बात करें, हमारे पूरे इंडिया में जितने भी घर हैं अगर हम उन सभी की बात करें, या हम उस पूरे इंडिया में सिर्फ एक घर की बात करें, तो जब एक के बारे में बात हो रही होगी ना, सिर्फ एक के बारे में, तो वो होगी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब आप पूरी इकोनॉमी को एक साथ देखोगे, पूरी इकोनॉमी को आप एक साथ पढ़ रहे हो, तो वो होगी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो इसको एक छोटा सा एक और एग्जांपल देती हूँ। क्लास में अगर मैम ने सिर्फ एक बच्चे को पनिशमेंट दी और उसको ही खड़ा रखा पूरे पीरियड तक, तो दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि पनिशमेंट सिर्फ एक ही बच्चे तक रिस्ट्रिक्टेड है, उसी को फर्क पड़ रहा है। बट वहीं पर अगर मैम ने कहा कि पूरी क्लास खड़ी होगी, एक भी बच्चे का अगर काम पूरा नहीं हुआ तो पनिशमेंट पूरी क्लास को मिलेगी और पूरी क्लास को पनिशमेंट मिली भी, तो सब लोग अफेक्ट हो रहे हैं ना, तो दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो छोटे लेवल पर है, मैक्रो बड़े लेवल पर है। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ डील कर रहे हैं, बट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम पूरी इकोनॉमी के साथ एक साथ डील करते हैं, ठीक है। समझ आ गई ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो ब्रांचेस क्या हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? इट स्टडीज द बिहेवियर एंड डिसीजन ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। यहाँ हम स्टडी करते हैं सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट की, जैसे कि एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, सिर्फ उसी की बात हो रही है, एक फर्म, सिर्फ उसी की बात हो रही है। तो ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। अब यहाँ पर जो माइक्रो है दैट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रो, जिसका मतलब ही होता है स्मॉल, है ना। उसके बाद किस चीज के साथ डील करती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंदर क्या इश्यूज है बेसिकली जो हम इस साल पढ़ने वाले हैं? स्केर्सिटी, चॉइस, रिसोर्स एलोकेशन, एक पर्सनल लेवल यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल पर आप यहाँ पर डील करने वाले हैं। क्या पढ़ते हैं हम इसके अंदर? हम इसके अंदर कंज्यूमर की चॉइसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर्स के डिसीजन के बारे में बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट हम प्राइस डिटर्मिनेशन यहाँ पर सीखेंगे, इंडिविजुअल की इनकम, उसका आउटपुट, उसकी कॉस्ट और उसके प्रॉफिट, इन्हीं सब चीजों के बारे में हमारा यहाँ पर डिस्कशन रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि एक कंज्यूमर को पिज्जा और बर्गर में से सिलेक्शन करना है, टाटा मोटर्स को अपने नए कार के मॉडल की प्राइस डिसाइड करनी है, एक दुकानदार कितना स्टॉक खरीदेगा इसके बारे में सोचता है, और वहीं पे किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी या फर्म का जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, जब सिर्फ उसी चीज के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ की टूल्स हैं, जैसे कि डिमांड और सप्लाई, प्राइस मैकेनिज्म और हमारा कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब इसे और किस नाम से जानते हैं? हम इसे प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फोकस रहेगा ना, वो प्राइस डिटर्मिनेशन और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर ही रहने वाला है, ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेकर चलता है। ये भी ग्रीक वर्ड से आया है मैक्रो से, जिसका मतलब होता है लार्ज। अब यहाँ पर जो चीज बड़े लेवल पर है, जैसे कि एग्रीगेट्स, हम यहाँ टोटालिटी में डील करेंगे, इन टोटल हम लोग यहाँ पर डील करेंगे, जैसे कि टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, इन्फ्लेशन। देश में अगर महंगाई आती है तो इसका असर देश में रहने वाले सभी नागरिकों पर पड़ता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का होना, देश में बेरोजगारी का फैलना, ये पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा, तो इसलिए ये इशू मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आप इसके अंदर? नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल, जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चाहे वो मॉनेटरी हैं या फिस्कल हैं। अगले साल इन डिटेल बहुत सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना पूरी कंट्री के अंदर, इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, चीजों की कीमत बढ़ती जा रही है, बजट या टैक्स की पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है, सब मैक्रो लेवल पर होते हैं। इसके की टूल्स एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होते हैं। इसको हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसी का डिफरेंस, जैसे कि मीनिंग अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एंड इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल।
यहाँ पे टूल्स डिमांड एंड सप्लाई है, तो वहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है। ऑब्जेक्टिव है प्राइस डिसाइड करना, रिसोर्सेज अलोकेट करना, बट वहां पर ऑब्जेक्टिव रहेगा नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिसाइड करना। लेवल ऑफ स्टडी यहाँ छोटे इकोनॉमिक लेवल पे बात करोगे, यानी कि इंडिविजुअल यूनिट के बारे में, वहां पूरी इकोनॉमी के बारे में आप बात करेंगे। एग्रीगेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ लिमिटेड एग्रीगेशन है, क्योंकि यहाँ पर आप मार्केट सप्लाई के बारे में बात कर रहे हो, मतलब सिर्फ एक लिमिटेड मार्केट एरिया आपका। यहाँ पर भी टोटल है, देखो अब आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर कोई टोटल के बारे में बात ही नहीं होती होगी। देखो मैंने कहा कि यहाँ हम इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल मार्केट भी तो हो सकती है ना। आपके गली मोहल्ले के आसपास जो मार्केट है उसमें जितने बायर्स है, अगर मैं सिर्फ उन्हीं बायर्स के डिमांड का टोटल कर दूं तो वो भी तो एक टोटल है ना। बट उस टोटल का भी आप कह सकते हो कि जो लेवल है वो पूरी इकोनॉमी में जितने भी बायर्स है उससे तो कम ही रहेगा ना। तो यहाँ पर भी टोटालिटी में आप डील करेंगे, बट वो लिमिटेड है, ठीक है। बट यहाँ पर जो एग्रीगेशन है वो हाई है, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश में क्या हो रहा है उस चीज के बारे में आप बात करते हो। अजम्पशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि जब हम माइक्रो के बारे में सोच रहे हैं तो मैक्रो की चीजें हमारी चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। और जब हम मैक्रो के अंदर बात करेंगे तो हम माइक्रो की चीजों को कांस्टेंट मान के चलेंगे। अनदर नेम यहाँ प्राइस थ्योरी, वहाँ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल जैसे कि चीनी की प्राइस डिसाइड करना, एक वर्कर की सैलरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक फर्म का डिसाइड करना। बट वहीं पे देश की महंगाई, जीडीपी, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। अब याद रखने के लिए क्या कर सकते हो, माइक्रो, मी, एम और आई को यूज करें तो मी एंड इंडिविजुअल, फोकस इज ऑन मी। बट वहीं पे मैक्रो, महा, होल कंट्री, यानी कि जब बड़े लेवल पे बात हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। जैसे कि मुझे मोमोज खरीदना है या मैगी 50 रुपए में, तो ये मेरा खुद का डिसीजन है ना, तो दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट वहीं पे लगातार ये जो फूड प्राइसेस है वो हर जगह पर बढ़ रही हैं, तो ये आपका कंट्री लेवल कह सकते हो इफेक्ट है। तो यहाँ पे पूरी इकोनॉमी के ऊपर इसका असर पड़ रहा है, ठीक है। चलो भाई ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, विच इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इस टॉपिक को भी मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगी, इसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, चलिए इसका जरा हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मैंने कहा कि राजू तुम बड़े नालायक हो, और राजू एक नालायक बच्चा है। इस बात को मैं प्रूव कर सकती हूँ विद सम फैक्ट्स और प्रूफ्स। बट राजू को कल को जाके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाना चाहिए, राजू को जेंटलमैन बन जाना चाहिए। ये बन जाना चाहिए वाली बात है भाई, वो जब बनेगा तब डिसाइड होगा। यानी कि जब हम बात करते हैं रियलिटी चेक की, है ना, तो वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम बात करते हैं ना अपने सपनों की, हम बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, तो तब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। तो कह सकते हो सच्चाई पॉजिटिव है और आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, ठीक है। चलो यानी कि अभी आप क्लास 11th में हैं, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। कल को बड़े होकर तुम एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे, ये नॉर्मेटिव है, ठीक है। और तुम जरूर बनोगे, तुम इस नॉर्मेटिव को पॉजिटिव में कंप्लीट कर दोगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास भी है, ठीक है बच्चों। सो देखो मीनिंग देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। क्या है, क्या था और क्या होगा, ये पॉजिटिव है ना। इट एक्सप्लेन द एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल में क्या है ये उसको डिसाइड करता है। कोई ओपिनियन, कोई जजमेंट्स का यहाँ पर कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है। जो हो गया सो वो हो गया है, एंड दीज आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड। मैंने कहा ना मैं प्रूफ कर सकती हूँ, जब मैं पॉजिटिव की बात कर रही थी, तो यहाँ आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बट इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ये सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। की फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे रियलिटी है, कोई सजेशन नहीं है, प्रूफ कर सकते हो ट्रू है या फॉल्स विद सम डेटा। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप दिखा सकती हो कि ये काम हुआ है जिसकी वजह से ये इफेक्ट आया है, ठीक है। कि कहीं पर सुनामी आई, सुनामी आने की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, सो दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कि एक कारण था सुनामी, डिस्ट्रक्शन था उसका इफेक्ट, तो दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है, प्राइसेस बढ़ती हैं तो डिमांड फॉल होती है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट लगातार इंडिया में बढ़ रहा है। राजू कहता है नेपाल इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ना ना, दिस इज फॉल्स, बट स्टिल पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो भले ही कोई बात फॉल्स भी क्यों ना हो, लेकिन आप उसे प्रूफ कर पा रहे हो, क्योंकि सो दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। अमित कहता है चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, यस दिस इज ट्रू, क्योंकि इस बात को भी हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलो
नेक्स्ट नॉर्मेटिव क्या है? नॉर्मेटिव कहते हैं व्हाट शुड बी, भाई कैसा होना चाहिए, व्हाट ऑट टू हैपन, कैसा हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। तो यहाँ हमारे ओपिनियंस हैं, जजमेंट्स हैं, बिलीफ है, हमारे कुछ वैल्यूज हैं। और इसको आप स्टेटमेंट को टेस्ट नहीं कर सकते डेटा, ये तो सब्जेक्टिव है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया को पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, प्राइसेस को नहीं बढ़ना चाहिए, मिनिमम वेज को जो है वो बढ़ना चाहिए ताकि पॉवर्टी कम हो जाए, हमें घर सस्ते बनाने चाहिए, इनकम इनक्वालिटी कम होनी चाहिए। तो ये सारा चाहिए आ रहा है ना, तो जहाँ चाहत है वहाँ नॉर्मेटिव है, और जहाँ जो हो चुका है, जो मिल चुका है, वो पॉजिटिव है, ठीक है जी। चलो अब डिफरेंस देख लेते हैं इसके बीच में। डिफरेंस क्या है? मीनिंग डील्स विद व्हाट इज, यानी कि रियलिटी चेक देते हैं आपको, डील्स विद व्हाट शुड बी तो एक ओपिनियन है। नेचर ऑब्जेक्टिव है, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, ये सब्जेक्टिव है, ओपिनियंस है। यहाँ आप वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ आप वेरीफाई नहीं कर सकते, यहाँ कोई जजमेंट नहीं है, यहाँ जजमेंट्स होते हैं, यहाँ कोई सजेशन भी नहीं है, यहाँ सजेशन है, पॉलिसीज भी हैं। जैसे कि इंडिया में प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्राइसेस नहीं बढ़नी चाहिए, ये नॉर्मेटिव है, ठीक है। सो अगर इसको याद रखना है तो कैसे? पॉजिटिव प्रैक्टिकल, नॉर्मेटिव एन, एन मतलब जहाँ नीड है, जहाँ नॉर्म्स है कि क्या होना चाहिए, ठीक है जी। आज तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए नेटफ्लिक्स पर आने वाली अपनी एक वेब सीरीज का एक एपिसोड मिस कर दिया, तो तुम्हें पता है तुमने वो एपिसोड मिस करने में भी इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। तुमने यहाँ पर 200 रुपये पिज्जा खाने पर खर्च कर दिए, पर तुमने यहाँ पर मूवी टिकट नहीं खरीदी। तुमने यहाँ पर भी अपनी इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल कर दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम अपनी एक बेस्ट चीज को लेने के लिए कुछ चीज का सेक्रीफाइस कर रहे हो। जैसे कि हमारे राजू ने प्रियंका का नंबर लेने के लिए एंजल प्रिया के नंबर को सेक्रीफाइस कर दिया। तो यहाँ पर राजू ने भी इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट लगाया है, और तुम्हें पता है उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? उस कॉन्सेप्ट का नाम है बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी का मतलब तो तुम सभी लोग जानते होगे कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है। तो बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये समझाती है कि जब आप अपनी किसी मनपसंद चीज को लेने के लिए उसी के बगल में जो दूसरी मनपसंद चीज रखी हुई है, जब आप उसको छोड़ देते हो ना, तो उसे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि आप चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर 3 तरीके की चॉकलेट्स हैं। एक है डेयरी मिल्क सिल्क, एक है आपके पास डेयरी मिल्क की फ्रूट एंड नट, ठीक है, और एक आपके पास डेयरी मिल्क क्रैकल है, ठीक है। अब आपने क्या किया, तीनों को यहाँ पर अरेंज किया अपनी प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। जब आपने उसको प्रायोरिटी वाइज अरेंज किया तो आपने फ्रूट एंड नट को पहला नंबर दिया, आपने सिल्क को दूसरा नंबर दिया, और आपने क्रैकल को तीसरा नंबर दिया, ठीक है। और आपके जेब में जो पैसे है उससे सिर्फ आप एक ही चॉकलेट खरीद सकते हो। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने सबसे पहले फ्रूट एंड नट को उठाया, और फ्रूट एंड नट को लेने के लिए जो उसके सेकंड नंबर की जो चीज थी यानी कि सिल्क, आपने उसका त्याग कर दिया, उसका सेक्रीफाइस कर दिया। तो सिल्क इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फ्रूट एंड नट। तो बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस टू गेन समथिंग, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, यानी कि अपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव को लेने के लिए उसका जस्ट जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, जब आपने उसको छोड़ दिया, आप उसको भूल गए, आपने उसको त्याग दिया, क्योंकि आपको अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव लेना था, तो जिस चीज को आपने छोड़ दिया, त्याग दिया बेटा, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब कि जब यहाँ पर राजू ने प्रियंका का नंबर लेने के लिए एंजल प्रिया को नंबर को छोड़ दिया, तो एंजल प्रिया का नंबर क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब यहाँ पर तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए अपने नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज का एपिसोड छोड़ दिया, तो वो तुम्हारी उस चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जब तुमने मूवी टिकट ना खरीद कर जब तुमने पिज्जा के ऊपर अपना पैसा खर्च किया, तो मूवी की टिकट तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बात समझ आ गई है? चलो तो देखो जरा, यहाँ पर अब डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई दी है, तो आगे की कहानियां क्या हैं जरा इसके रिलेटेड वो भी हम देख लेते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। अब एक अनदर कॉन्सेप्ट आता है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ही जुड़ा है, जिसका नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
जब हम मार्जिनल की बात करते हैं ना बेटा, जब ये वाला वर्ड आप लोग अपने मैथमेटिक्स अगर किसी बच्चे के पास होगी तो शायद उन्होंने भी हो सकता है सुना हो कभी, तो मार्जिनल का मतलब होता है चेंज या एडिशनल। तो अब मैं जब बात कर रही हूँ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, या जिसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए, किसी भी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए जब हम किसी दूसरी कमोडिटी की कुछ यूनिट को छोड़ देते हैं, क्या करते हैं? किसी भी कमोडिटी की कुछ एक्स्ट्रा यूनिट को लेने के लिए जब हम किसी दूसरी कमोडिटी की कुछ एक्स्ट्रा यूनिट को छोड़ देते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो हमारे पास 40 रुपए है, ठीक है। अब इस 40 रुपए से हम दो चीज खरीद सकते हैं। एक है हमारे पास समोसा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या खाना चाहोगे मुझे बताओ? समोसे के साथ क्या खाना है तुम्हें बताओ? समोसे के साथ तो बर्गर का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों 10-10 रुपए के, ठीक। अब चलो देखते हैं कि 40 रुपए में अगर मुझे समोसे या बर्गर खरीदना है तो कौन से कितनी कितनी क्वांटिटी में खरीदा जा सकता है। अगर मैंने पूरे 40 रुपए समोसे पे खर्च कर दिए तो 4 समोसे आएंगे और एक भी बर्गर मैं नहीं खरीद पाऊंगी। बट वहीं पे चलो मान लो मेरा मन बर्गर खाने का भी कर रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक समोसा छोड़ देते हैं और एक बर्गर खा लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर बर्गर ज़्यादा स्वाद लग रहा है भाई, तो मैं तो यहाँ पर क्या किया, 2 समोसे खाएंगे 2 बर्गर खाएंगे। फिर और इच्छा हुई तो चलो एक काम करते हैं, एक ही समोसा खाते हैं 3 बर्गर खाते हैं। अब इच्छा और बड़ी कि एक भी समोसा नहीं खाएंगे, सारे के सारे बर्गर खा लेंगे। अब तुम ये देखो कि मैं दोनों को यहाँ पर एक साथ गेन नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा कहीं नहीं हो पा रहा कि दोनों ही बढ़ रहे हो, कि अगर समोसे की क्वांटिटी बड़ी है तो हमारे बर्गर की क्वांटिटी बड़ी हो, ऐसा तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जेब में तो सिर्फ 40 रुपए है ना। 40 रुपए इज कॉन्स्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, और मुझे पूरे 40 रुपए खर्च भी करने हैं। तो मुझे यहाँ पर अगर जैसे जैसे बर्गर की एक्स्ट्रा यूनिट लेनी है, बर्गर अगर एक्स्ट्रा खाना है, तो मुझे कहीं ना कहीं समोसा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको बताता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, कि जब भी आप किसी भी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट ले रहे हो ना, तो उसको लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन करता है। बट कौन सी? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको आप मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हो, ठीक है। यानी कि जब आप इसे एक रेशो की फॉर्म में दिखाते हैं तो वो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। एमओसी और एमआरटी मेजर्स दैट हाउ मच one good Y must be sacrificed to produce one more unit of another good X। कि मान लो 2 गुड्स हैं X और Y, तो यहाँ पर आपको गुड Y को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टू गेन सम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड X, ठीक है। सो इट शोज द रेट ऑफ सेक्रीफाइस। तो बेसिकली ये तुम्हारे सेक्रीफाइस को शो करता है, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा X। जहाँ पर बेटा ये जो सिंबल है इसे डेल्टा बोलते हैं, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज, है ना, कि कितना चेंज आया, कितना यूनिट आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा, कितना यूनिट आपने गेन किया, उसका जो चेंज है वो आप यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक। सो डेल्टा Y का मतलब क्या है? द यूनिट्स ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस्ड, और डेल्टा X का मतलब क्या है? एडिशनल यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक। चलो अब एक टेबल के थ्रू इसको देख लो। हमने यहाँ पर 2 ऑप्शन रखे हैं। 2 ऑप्शन क्या है? गुड X है हमारा बटर, गुड Y है हमारे पास गन्स, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि जितनी पॉसिबिलिटीज दे रखी है वहां पर बटर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब जैसे जैसे बटर बढ़ रहा है वैसे वैसे गन्स की यूनिट कम होती चली जा रही है, ठीक है। अब इसी को मुझे अगर रेशो की फॉर्म में प्रेजेंट करना हो तो मैंने एमआरटी कैलकुलेट किया। कैसे? क्या था हमारे पास फॉर्मूला? अभी हमने क्या पढ़ा है, देखो हमने डेल्टा Y को क्या बोला? हमने बोला डेल्टा Y को गुड सेक्रीफाइस, यानी कि सेक्रीफाइस अपॉन गेन इज द फॉर्मूला। कितना आप सेक्रीफाइस करो और कितना आप गेन करो, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपने कितना सेक्रीफाइस किया है? आपने 1 से सेक्रीफाइस किया। आपने कितना गेन किया है? 1 ही आपने गेन किया है। तो दिस इज सेक्रीफाइस, दिस इज गेन, SG आप याद कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने कितना सेक्रीफाइस किया है? यहाँ पर 2 यूनिट का। कितना गेन कर लिया है? 1 यूनिट का, तो 2:1। अब आपने 12 से 9 में जाने में कितना सेक्रीफाइस किया? 3 का। पर आपने कितना गेन करा है? 1 का ही सिर्फ, क्योंकि 2 से आप 3 पर ही आए हैं। 9 से 5 में जाने में आपने कितना सेक्रीफाइस कर दिया है? 4 यूनिट्स का। बट 3 से 4 में जाने में 1 यूनिट का। फिर 5 से 0 होने में कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर दी? पूरी 5 की 5 यूनिट। बट कितनी गेन करी? सिर्फ 1 यूनिट। तो ये जो आप रेशो की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं
दिस इज योर MRT और MOC। और अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो MOC है ये आपका लगातार बढ़ रहा है, कांस्टेंट नहीं है, पर ये लगातार आपको बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये आपका आगे काम आने वाला है। नेक्स्ट, अब उन्होंने बोला कि क्यों ऐसा क्यों है कि MRT लगातार आपको बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि देखो हर एक रिसोर्स ना, यहाँ पर हर एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स को प्रोड्यूस करने में बिल्कुल एफिशिएंट नहीं होते। कि आपने एक रिसोर्स किसी चीज के लिए आप इस्तेमाल करें, वही सेम रिसोर्स आप दूसरे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। उसके बाद जब आप शिफ्ट करते हैं ना रिसोर्सेस का, तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, और ज्यादा सेक्रीफाइस करने की वजह से, अगर ज्यादा सेक्रीफाइस अगर रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब है कि कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इफ यू स्टडी इकोनॉमिक्स इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द नेटफ्लिक्स, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, नेटफ्लिक्स को आप यहाँ पर अवॉइड कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आपकी नेटफ्लिक्स का एपिसोड। ठीक है, नाउ इफ यू इंक्रीज द स्टडी टाइम अगेन, आपने अपना स्टडी टाइम बढ़ाया, यू सेक्रीफाइस 2 एपिसोड्स, आपने एक ही एपिसोड छोड़ा था, अब आपने 2 एपिसोड छोड़ दिए, तो इसका मतलब दिस इज हायर MOC, यहाँ आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है, एंड दिस शोज इंक्रीजिंग MOC, जिसकी वजह से आप यहाँ पर एक अच्छा काम कर पा रहे हैं। यानी कि आपने देखा आपने क्यों सेक्रीफाइस किया, क्योंकि जो चीज़ आपने सिलेक्ट करी है वो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रही है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपना अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो आपको इसके अंदर प्रिपेयर करना है। और अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर पढ़े हैं ना बच्चे, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमें इस वाले टॉपिक को समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। बेटा अब तक अगर आप मुझसे पढ़ते आए हैं और लेक्चर में यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो एक बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि भले ही लेक्चर एक वन शॉट है, लेकिन इस वन शॉट के लेक्चर में भी मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कर रही हूँ कि फॉर्मेलिटी के लिए मैं आई हूँ और आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ। मैं आपको इन डेप्थ एक एक चीज़ बताकर चल रही हूँ, इन डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप एग्जाम में अपने आंसर को लिखें तो रट के ना लिखें, समझ कर लिखें। हर उस चीज़ का आपको यहाँ पर लॉजिक और उसके पीछे छुपा हुआ जो भी रीज़न है वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब तक अपने इस चैप्टर में जितना भी कुछ कवर अप किया है वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? एज द नेम सजेस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब कि जब एक इकोनॉमी प्रोडक्शन करती है तो प्रोडक्शन करने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जितने भी रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी के पास अवेलेबल है, और उस रिसोर्सेज के साथ जिस भी तरीके की टेक्नोलॉजी उसके पास अवेलेबल है, उस रिसोर्सेज और उस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बेसिकली वो यहाँ पर डिफाइन करता है एक कर्व जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो मैंने यहाँ पर अपनी इन लाइन से आपको टॉपिक के साथ एक लिंक क्रिएट करने में मदद कर दी है कि आप एक लिंक क्रिएट कर सकते हो कि यहाँ पर जो हम बात करेंगे तो बात हो रही होगी प्रोडक्शन की, और प्रोडक्शन से जुड़ी कुछ सिचुएशन की। क्यों? बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमें यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज यहाँ पर देखनी पड़ती है, क्योंकि हम सब कुछ अनलिमिटेड नहीं बना सकते। यहाँ पर हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है, ये बात हमें चैप्टर से स्टार्टिंग से ही पता चलनी शुरू हो गई थी कि हमारी इकोनॉमी में क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, तो सब कुछ तो सबको नहीं मिलेगा, पर कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा ये जरूर हम डिसाइड कर सकते हैं। तो बस यही चीजों के बारे में समझाने के लिए ये एक टॉपिक आया है जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो चलिए जरा इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब वो पॉसिबिलिटीज आपको बता सकते हैं ऑफ द टू गुड्स। कितने गुड्स होने चाहिए यहाँ पर? 2 गुड्स, क्योंकि यहाँ पर जब हम चॉइस कर रहे हैं तो चॉइस 2 गुड्स के बीच की चल रही है। दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद, जो हमारी इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। अभी बताया ना मैंने आपको कि हमारी इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है वो कितनी हो सकती है, ये कर्व बताता है। तो डेफिनेशन में भी यही बात लिखी हुई है। कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसके साथ? विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है।
टेक्नोलॉजी हमारी गिवन है। बेटा गिवन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो चीज चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट, हम ऐसा मानकर चलते हैं कि फिलहाल हम अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, या हमारी टेक्नोलॉजी खराब भी नहीं हो रही है, यानी कि ऑब्सोल्यूट भी नहीं हो रही है, ठीक है, और फुल एफिशिएंसी के साथ हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ओके। अब पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाई पीपीसी इज नीडेड, क्यों जरूरत है हमें इस पीपीसी की, क्यों आप ये पीपीसी के थ्रू हम आप में क्या दिखाना चाहते हो। पीपीसी एक तरीके से आपके लिए एक चॉइस मेन्यू है। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, अपनी जेब में 2000 रुपए लेकर खाना खाने बैठे हो, आप 4 दोस्त, तो अब ये थोड़ी है ना है कि यार आप जाकर बैठे और आपने कुछ भी मंगवाना शुरू कर दिया और इतना सारा सामान आपने मंगवा लिया है कि जो बिल है वो 5000 का आ रहा है। आपकी जेब में तो 2000 रुपए है ना, तो आप जितने पैसे अपनी जेब में रखकर निकले हो, आप जब जाते हो ना रेस्टोरेंट में, तो आपके सामने एक मेन्यू कार्ड इसलिए रखा जाता है कि आप अपने हिसाब से, अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप सामान मंगवा सको। तो पीपीसी आपके सामने वो चॉइस ही रखता है, वो मेन्यू कार्ड रखता है कि देखो भाई हमारे पास तो इतना सब कुछ अवेलेबल है, अब इसमें से तुम क्या ले सकते हो, तुम अपने हिसाब से सोचो। तो पीपीसी को इसलिए चॉइस मेन्यू कहा गया है। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी भी एक चीज का प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो किसी दूसरी यूनिट को आपको यहाँ पर सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, और इसी वजह से आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि 4 दोस्तों ने मिलकर सामान मंगवा तो लिया, लेकिन एक का मन कुछ और दूसरी चीज खाने को कर रहा है। अब उसे अगर वो चीज खानी है तो कोई और चीज उसको यहाँ पर सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जेब में सिर्फ 2000 रुपए। समझ गए आप इस बात को? ओके। So ultimately what is the definition for the PPC? So production possibility curve is a boundary. ये आपके लिए कह सकते हो कि एक बाउंड्री है that shows the maximum attainable combination. लेकिन ये कहता है कि देखो हम जितने भी आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे शो करेंगे ना, सब आपके रिसोर्सेस के अंदर आएंगे। हम यहाँ पर आपको ये नहीं कहेंगे कि नहीं यार आप ये चीज खरीद नहीं सकते, हम आपको वो सारे कॉम्बिनेशंस देंगे, वो सब कुछ दिखाएंगे जो आप खरीद सकते हो, यानी कि जिसको आप अचीव कर सकते हो। तो जितने भी अटेनेबल कॉम्बिनेशंस है ऑफ टू गुड्स, बट यस उन कॉम्बिनेशंस में से भी आपको कोई एक पिक करना पड़ेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा, सारे कॉम्बिनेशंस को एक बारी में नहीं ले सकते आप। क्यों? क्योंकि किसी एक की यूनिट को लेने के लिए फिर से वही की कुछ हो, आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कैसे है, लिमिटेड है। That an economy can produce with given resources and technology. ठीक है, तो अपने given technology, given resources के साथ आपके maximum attainable combinations कौन से हैं of the two goods, इसी चीज को describe करता है हमारा PPC. I hope definition याद हो गई होगी। अब हम जब भी बेटा इकोनॉमिक्स में किसी लॉ की बात करते हैं या इस तरीके के किसी ऑपरेशंस की बात करते हैं ना, जो हमारी इकोनॉमी को चलाने में मदद करता है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ अजम्पशन होती है, क्योंकि अगर हम अजम्पशंस नहीं लेंगे तो शायद हम उन चीज़ों को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आपने इकोनॉमिक्स में देखा होगा कि जब भी कोई लॉ आता है तो उसकी कुछ ना कुछ अजम्पशंस जरूर आती हैं। तो लाइकवाइज हमारे पीपीसी के अंदर भी कुछ अजम्पशन है, जैसे कि रिसोर्सेज हम ये मान के चल रहे हैं कि फिक्स है, मतलब कि चेंज नहीं हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारी जो है वो कांस्टेंट है, हमारे रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जा रहे हैं, यानी कि पूरे के पूरे रिसोर्सेज हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है फॉर ऑल द गुड्स, यानी कि हर तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो रिसोर्सेज एफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें बढ़ती हुई नजर आती है। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक स्केड्यूल और डायग्राम की मदद से समझेंगे। डायग्राम में आपको खुद बनाकर दिखाऊंगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अपने गिवन रिसोर्सेस के अंदर हमारे पास दो फिलहाल गुड्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक है बटर जो 1,000,000 पाउंड्स के अंदर है, और दूसरी तरफ है हमारे पास गन जो 1000 यूनिट्स के अंदर है। अब अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखें तो हमने यहाँ से 6 कॉम्बिनेशन निकाले हैं। 6 के 6 कॉम्बिनेशन में अगर मैं कॉम्बिनेशन ए की बात करूं या कॉम्बिनेशन एफ की बात करूं, तो ये दो कॉम्बिनेशन तो बेटा ऐसे है जिसके अंदर आपको एक ही गुड मिल पा रहा है ना। आपने एक गुड की यूनिट्स को लेने के लिए एक दूसरे गुड को तो पूरी तरीके से सेक्रीफाइस कर रखा है। बट अगर आप अनदर कॉम्बिनेशंस को देखें तो जैसे कि यहाँ पर अगर बटर की 1 यूनिट है, फिलहाल हम एक एक यूनिट के लिए अगर इस चीज को एक बार को देखें तो यहाँ 1 है तो यहाँ पर 14 है। उसके बाद जब आप आगे बढ़े बटर की एक और एक्स्ट्रा यूनिट की तरफ, तो उसके लिए आपको यहाँ पर गन्स की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना ही पड़ा। फिर जब आपने यहाँ पर एक और यूनिट लेने की कोशिश करी तो यहाँ पे फिर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर यहाँ पर यूनिट ली तो यहाँ पर फिर सेक्रीफाइस हो रहा है। तो ये आप देख रहे हो ना कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। और पूरी इकोनॉमिक्स में बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको किन्हीं दो लोगों के बीच में कोई दो वेरिएबल्स, अब लोग क्या बोलूं, वेरिएबल्स बोल सकते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में अगर आपको
अपोजिट डायरेक्शन दिखे, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप दिखे कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, यानी कि दो लोग हैं, दोनों हमेशा एक हाँ कहता है तो दूसरा ना, दूसरा हाँ कह देता है तो पहले वाला ना कह देता है, मतलब कि तुम्हें एक साथ चलना ही नहीं है, तो ऐसे लोगों का रिलेशनशिप ग्राफ कैसा होगा? इनवर्स रिलेशनशिप, अपोजिट रिलेशनशिप है तुम दोनों के बीच में, तो तुम्हारा जो रिलेशनशिप ग्राफ है वो कैसा होगा? वो तो डाउनवर्ड ही रहेगा ना। तो हमेशा इकोनॉमिक्स के अंदर जिन दो वेरिएबल्स के बीच में आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, वहां पर आपका ग्राफ कैसा जाएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इन्हीं कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग इसका मैं डायग्राम आपको बता के दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है आपको। नीचे हम लोग यहाँ पर शो करेंगे बटर, ठीक है, वो ब्रैकेट में आपको ये पूरा लिखना है मिलियन पाउंड्स। इसके बाद इधर हम शो करने वाले हैं गन्स। ठीक है, अब बटर के अगर मैं देखूं तो 0 से लेकर 5 तक है, तो यहाँ पर इसी चीज को मैं बेस बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं 6। ठीक है, उसके बाद अगर गन्स के लिए मुझे प्लॉट करना है तो मैं 3 का डिफरेंस लेकर यहाँ पर बना देती हूँ। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग भी बना सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। अब पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि जब बटर 0 है तो गन 15 है, तो बटर 0 तो गन 15, यानी कि आपका जो पॉइंट है वो यहाँ आएगा, और इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा? इस पॉइंट का नाम है ए। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कलर से दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या है? ए। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो बी कॉम्बिनेशन है कि जब बटर 1 है तो गन्स 14, बटर 1 गन 14, लगभग इसको अगर मैं यहाँ पर करूं तो ये यहाँ आ जाएगा, इस कॉम्बिनेशन का नाम है बी। उसके बाद सी कॉम्बिनेशन है 2 और 12, 2 और 12, तो 2 और 12 आपका आ जाएगा यहाँ पर कॉम्बिनेशन सी। देन 3 और 9, 3 और 9 लगभग यहाँ पर, 4 और 5, यानी कि 4 और उसके बाद आपको चाहिए 5 यहाँ पर। उसके बाद लास्ट कॉम्बिनेशन है 5 और 0। तो ये लो, हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशंस तो सारे मिल गए, अब हमें क्या करना है? इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो चलो बच्चे ज्वाइन करते हैं। ये देखिए, ये आया आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। आप देखिए, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो आपको हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी शेप की कि ये शेप कैसी लग रही है। बेटा इस शेप को कहते हैं कॉनकेव। ये जो आपको शेप दिख रही है यहाँ पे, इसे बोलते हैं कॉनकेव शेप। बचपन में शायद जब आपने साइंस पढ़ी होगी तो उस टाइम पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते थे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर अपने कर्व्स की शेप पढ़ेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि ये जो शेप है ना इसकी, जो आपको यहाँ पर ऐसी दिख रही है, ये इस तरीके की शेप है। अगर मैं इसको बिना पॉइंट्स के बनाऊं तो ये लगभग ऐसी शेप आती है, तो दिस इज कॉनकेव। तो आपका जो पीपीसी होता है, पीपीसी होता है कॉनकेव टू द ओरिजिन। बट उसके पीछे भी एक रीजन है कि क्या मैम हमेशा पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है? बेटा अगर आपको इस तरीके का डेटा मिल रहा है जहां पर आप ये देख रहे हैं कि आपका एमओसी, अब एमओसी कैसे निकालना सीखा हमने पीछे अभी, एमओसी और एमआरटी, लॉस अपॉन गेन, है ना? कितनी यूनिट आपने सेक्रीफाइस करी और कितना आपने गेन किया, उसी से हम लोग यहाँ पर एमओसी निकाल रहे थे ना। तो जब आपने यहाँ पर एमओसी निकाला है तो आपका एमओसी लगातार बढ़ता हुआ आया है। तो अगर आपका जो एमओसी है यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है तो आपके पीपीसी की जो शेप है वो कॉनकेव है। मैम अगर डिक्रीज हुआ तो, अगर बेटा आपका जो एमओसी है वो डिक्रीज होता है तो आपके पीपीसी की जो शेप है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो जाएगी। और मैम अगर कांस्टेंट रहा तो बिल्कुल कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, हर बार सेम ही हमें दिख रहा है, 2 2 2 2 2, यही हमारा आंसर आ रहा है एमआरटी का। तो बेटा इन दैट केस आपका पीपीसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये शेप्स के बारे में अभी आगे डिस्कशन होगा, बस फिलहाल मुझे आपको ये बताना था कि इस तरीके से आपका स्केड्यूल है जो आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, और यहाँ आपने अपना पीपीसी का डायग्राम बना दिया। ठीक, जितने भी पॉइंट्स आपको पीपीसी के ऊपर दिख रहे हैं वो सारे पॉइंट्स वो हैं जो आप अपनी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हो विद योर गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। पर आपको कॉम्बिनेशन कोई एक ही चूज करना है, चाहे आप ए पॉइंट चूज करो, बी पॉइंट चूज करो, सी पॉइंट चूज करो, जो भी आप कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते हैं वो आपके रिसोर्सेज के अंदर आता है। ठीक है, चलो थोड़ी सी कहानी अब आगे की भी देख लेते हैं। अब इसी को देखो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि देखो बेटा आपको ना एग्जाम के अंदर सिर्फ कर्व बनाकर नहीं आने। बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि मैम इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं आते, हम बहुत कुछ करके आए थे, हम तो डायग्राम भी बनाकर आए थे, स्केड्यूल भी बनाया था, बट बेटा क्या आपने डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिखा था?
हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्केड्यूल बनाते हैं या डायग्राम बनाते हैं, आपको उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर लिखनी है। आपको अपने एग्जामिनर को पढ़ाना है पूरी तरीके से कि हमने डायग्राम में क्या बनाया है, वो क्या चीज थी। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन भी हमें देनी है कि जैसे पॉइंट ए क्या बताता है कि सारे रिसोर्सेज जो हैं वो गन प्रोड्यूस कर रहे हैं, 15 गन्स और 0 बटर। बस जो बातें आपने वहां लिखी है उसको बस वर्ड्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट करना होता है, इतना ही करना है। तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, आपके टीचर आपका नंबर काट नहीं सकता बिल्कुल भी। भले खुश होकर आपको यहाँ पर प्यारी प्यारी सी क्या दे देगा, एक स्माइली दे देगा कि अरे वाह बच्चे ने क्या काम किया है, ठीक है। तो यही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। और ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अरे भाई कितनी बार बताओगे रिसोर्सेज लिमिटेड लिमिटेड, ये हम सभी पता है, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। हालांकि मैं आपको ये सारी बात बता चुकी हूँ, बट एक बार यहाँ पर भी देख लो जो लिखी हुई है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो आपकी इंक्रीज होती हुई दिखी आपको यहाँ पर। और क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। भाई अगर आपने यूनिट सेक्रीफाइस भी करी, तो यूनिट सेक्रीफाइस करके इसका मतलब रिसोर्सेज आपके वहां से बच रहे हैं। उस रिसोर्सेज को अगर आप दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में लगा भी रहे हो, तो इज इट पॉसिबल कि जो रिसोर्स गन के लिए यूज हो रहे हैं वही रिसोर्स बटर के लिए यूज होंगे? कुछ रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर पाओगे, बट कुछ रिसोर्सेज तो उसके लिए यूज नहीं हो पाएंगे ना। सो क्योंकि रिसोर्सेज आपकी इक्वली एफिशिएंट नहीं है टू प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, तो इस वजह से जो हमारा एमओसी है वो हमारा लगातार क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एमओसी कर्व ही है जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है कि हमारे जो पीपीसी की जो शेप है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन आती है। अब इस पीपीसी को ना हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। इसका एक और नाम है पीपीटी भी बोला जाता है इसको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी नाम है। क्यों? क्योंकि यहां आप देख रहे हो ना कि एक गुड से हम दूसरे गुड में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज की। एक के यूनिट को लेने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस किया जा रहा है। सो इट शोज हाउ द वन गुड कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द अनदर बाय शिफ्टिंग द रिसोर्सेज। कैसे रिसोर्सेज को शिफ्ट करके हम एक गुड से दूसरे गुड पे जा रहे हैं, अपने रिसोर्स शिफ्ट कर तो रहे हैं, तभी तो हम ले पा रहे हैं उसके एक्स्ट्रा यूनिट को। तो इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। शेप कैसी है? अभी मैंने आपको बताया कि इसकी शेप होती है बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग। रीजन 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, व्हाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो 3 पॉइंट लिखे हैं आपके सामने, ये अगर आप लिख कर आएंगे ना पूरे 3 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ मेरा जो पर्पज है वो सिर्फ ये नहीं कि आपको पढ़ाना है, आपको मार्क्स दिलवाना भी है। हर चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसी करनी है। वन शॉट रिवीजन नाम का है, पूरा डिटेल में आपको लेक्चर दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड सम क्वांटिटी ऑफ अदर गुड मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड। रट गया होगा, समझकर माइंड में रट गया होगा कि यस मैम, ये लाइन हर जगह चेपनी है हमको, है ना। उसके बाद इनवर्स रिलेशनशिप है जो आपके पीपीसी को डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाता है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, दोनों गुड्स की क्वांटिटीज को तो हम एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते। सो डाउनवर्ड स्लोप आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और उसकी चॉइस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। चलो अब दूसरा, पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन है। कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, तो ये 2 प्रॉपर्टीज ही हैं कि पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है। अब कॉनकेव टू द ओरिजिन का रीजन क्या है? अभी मैंने आपको बताया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि ये बढ़ रही है एज द प्रोडक्शन शिफ्ट्स फ्रॉम वन गुड टू अनदर। और क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है। आप बता रहे हो ना कि एमओसी भी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है और सेक्रीफाइस हर बार बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे आप दूसरे गुड की यूनिट को बढ़ा रहे हो, सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा है। आपने अपने कॉम्बिनेशंस में देखा कि हर बार बटर की यूनिट तो एक ही बढ़ रही है, लेकिन सेक्रीफाइस की यूनिट ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो यही रीजन है कि वो आपका जो शेप है पीपीसी का वो कॉनकेव आ रहा है, ठीक है। सो इट इज बोर्ड आउटवर्ड यानी कि कॉनकेव ड्यू टू द इंक्रीजिंग मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। पीपीसी का स्लोप क्या है? तो बेटा पीपीसी का स्लोप वही है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यही इसके स्लोप को डिफाइन करता है। सो एमआरटी मेजर हाउ टू स्टीप द पीपीसी, मतलब स्लोप बेसिकली डिसाइड करता है आपके किसी भी कर्व की शेप। आप किस तरीके से उस कर्व को ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से उस कर्व की शेप जाएगी, वो उसके स्लोप पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब उसको क्या डायरेक्शन मिलेगा, और उसको डायरेक्शन कहाँ से मिल रहा है? जिस तरीके से आपके कॉम्बिनेशंस चेंज हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको डायरेक्शन, उसको स्लोप मिल रहा है ना। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही हैं और जैसे जैसे सेक्रीफाइस का रेट चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से आपके जो कर्व है उसकी शेप में चेंजेस आते हैं, ठीक है।
सो एज वी मूव फ्रॉम ए टू एफ, अभी जैसे आपने पीछे देखा कि जैसे हम ए टू एफ पे गए, पीपीसी स्टीपर होता चल गया, पीपीसी स्टीपर होता गया, इस तरीके से आप उसको बनता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। तो हायर स्लोप होगा, क्यों? क्योंकि हायर एमओसी है। क्या कभी पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है? क्या पीपीसी ऐसा हो सकता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस? यस, हो सकता है, बट इट इज ओनली इन आवर थ्योरी। रियलिस्टिक वे में अगर मैं बात करूं तो ये पॉसिबल नहीं है, बट ये सिर्फ कब होगा? जब आपका एमओसी कांस्टेंट हो जाएगा। हर बार सेक्रीफाइस और गेन का जब आप रेशो निकाल रहे हैं तो अगर वो सेम निकल कर आता है, सिर्फ ऐसा तभी पॉसिबल होगा, और ऐसा जो है वो पॉसिबल वैसे इन रियलिटी नहीं होता है। तो थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि यस, हो तो सकता है अगर कभी एमओसी कांस्टेंट हो गया तो। क्यों? क्योंकि रीजन वही है बार बार कि रिसोर्सेज जो है वो अगर इक्वली एफिशिएंट हो गए तो ही ऐसा हो पाएगा। और हम तो यहाँ पर अजम्पशन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि इक्वली एफिशिएंट नहीं है रिसोर्सेज, इसीलिए एमओसी बढ़ रहा है। बट अगर कभी ऐसा हो गया कि इक्वली एफिशिएंट हो गए तो हो सकती है ये कंडीशन कि हाँ, एमओसी कांस्टेंट आपका आ जाए, ठीक है। क्या पीपीसी कभी कॉन्वेक्स हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बट ये भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ये भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि ये कब होगा? जब आपका एमओसी डिक्रीज कर रहा होगा। मतलब जैसे हम देख रहे हैं हमारा जो एमओसी था वो 1 2 3 4 5 वो बढ़ रहा था लगातार, बट अगर ये 5 4 3 2 1 0 ऐसे आए तो ही ये पॉसिबल है कि आपका जो पीपीसी है वो कॉन्वेक्स बने। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? इस तरीके से देखो, कॉन्वेक्स का मतलब ऐसा बनेगा, ठीक है। अब कॉन्वेक्स ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा कब बनेगा? ऐसा तब बनेगा जब एमओसी डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज कब करेगा? व्हेन रिसोर्सेज बिकम मोर एफिशिएंट एज प्रोडक्शन शिफ्ट। ज्यादा एफिशिएंट होने लग जाएंगे जब रिसोर्सेज जैसे जैसे प्रोडक्शन शिफ्ट होगा, यानी कि उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस होंगे। बट ये भी इन रियलिटी पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब हमने पीपीसी के कुछ अनदर नेम्स देखने हैं। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि क्या कॉस्ट रहेगी किसी भी यूनिट को सेक्रीफाइस करने की। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी है, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रांसफर कर रहे हो, एक गुड से दूसरे गुड पे अपने रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर रहे हो। इसे पीपीएफ भी कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, क्योंकि बेसिकली ये आपको एक बाउंड्री बताता है मैक्सिमम प्रोडक्शन की, कितनी आपका कितना एरिया है, कहाँ तक आपको रहना है भाई, ये वो चीज आपको बताता है, ठीक। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब आता है अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो शायद आपसे ज्यादा मार्क्स में तो नहीं, लेकिन 1 मार्क्स के एमसीक्यू में घुमा फिरा के एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आंसर देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत सरलता के साथ वो चीज बताने वाली हूँ। बेटा, पॉइंट्स ऑन पीपीसी, अभी मैंने आपको यहाँ पर पीपीसी बना के दिखाया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक सिंपल सा पीपीसी बना लेते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अभी हमने ऐसे ही बनाना सीखा। अब बच्चे, जितने भी ये कॉम्बिनेशन थे, इन कॉम्बिनेशन के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा कि जितने भी ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, इसमें आपके रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है। आपका कोई भी रिसोर्स ऐसा नहीं है जो खाली है। अगर मान लो, जैसे वही मैंने आपको बर्गर और समोसे का एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास बर्गर और समोसा आपको खरीदना है, 40 रुपए आपकी जेब में है, तो पूरे 40 के 40 रुपए आपके खर्च हो रहे हैं। याद करो उस एग्जाम्पल को दोबारा से, 40 रुपए जेब में है, समोसा और बर्गर खरीदना चाहते हो, ठीक है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है? 0 समोसा 4 बर्गर, क्यों? क्योंकि दोनों की कीमत 10-10 रुपए है। 1 समोसा 3 बर्गर, 2 समोसे 2 बर्गर, 3 समोसा 1 बर्गर, 4 समोसे 0 बर्गर, तो पूरे 40 रुपए आपके खर्च हो रहे हैं। अगर आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करते हो, एक भी पैसा आपके हाथ में बचेगा नहीं। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस यही चीज शो करते हैं कि जितने भी आपके पॉइंट्स है नॉन पीपीसी, वो ये शो करते हैं कि आपके रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज है, अटेनेबल है, आप इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी आप कॉम्बिनेशन पिक कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर मैं इस पीपीसी के बाहर एक और नया पीपीसी बना दूं, ठीक है, चलो पीपीसी नहीं बनाती हूं मैं, यहाँ पर एक पॉइंट ही अलग से रख दूं। मान लो एक और कॉम्बिनेशन है मेरे पास, वो कॉम्बिनेशन है जी, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन मेरे प्रेजेंट पीपीसी से आगे जाता है। अब आगे जाने का मतलब है कि मुझे यहाँ पर रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। 40 रुपए तक की लिमिट तो ये है, लेकिन अगर इसके बियॉन्ड जाना है तो मुझे कहीं ना कहीं रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये सिर्फ मेरे लिए तब पॉसिबल है जब मेरे रिसोर्सेज की ग्रोथ होगी। तो कोई भी पॉइंट अगर आपको दिखता है आउटसाइड द कर्व, आउटसाइड द कर्व, इस कर्व के बाहर अगर आपको कुछ भी दिख रहा है, तो फिलहाल वो आपके लिए अटेनेबल नहीं है। आपकी जेब में 40 है, लेकिन ये 60 वाला है। 60 रुपए जिस दिन होंगे उस दिन आपके लिए अटेनेबल होगा।
तो दिस इज इम्पॉसिबल विद द करंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, और ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपके रिसोर्सेज का क्या होगा बेटा, जब आपके रिसोर्सेज की ग्रोथ होगी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पॉइंट मैंने यहां अंदर बना दिया तो अंदर पीपीसी के अंदर, इसका मतलब अगर मैंने एच पॉइंट की तरफ अपना मूवमेंट शो किया तो बेटा एच पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो मेरे बजट के बिल्कुल अंदर है, पर मेरा पूरा पैसा खर्च नहीं हो रहा। ये पॉइंट तो मुझे 30 रुपए में मिल जाएगा, तो आप कहेंगे मैडम इसमें बुराई क्या है, बट बेटा हमारे पीपीसी की एक कंडीशन है कि हमें अपने सारे रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करने हैं। तो अगर कभी हम किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंच भी रहे, अगर हमारी इकोनॉमी कभी इस पॉइंट पे हम मान के चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी ऑन पीपीसी है, बट कभी अगर हमारी इकोनॉमी इनसाइड द पीपीसी आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज ही नहीं हो रहे, अंडर यूटिलाइज रह गए। उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, उसका रीजन हो सकता है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, इनएफिशिएंसी है, इस वजह से क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए, इसलिए हम इनसाइड द कर्व है। बट आउटसाइड द कर्व कब जाएंगे, जब ग्रोथ होगी। बट अभी फिलहाल हम कहां पर है, ऑन पीपीसी। तो अगर ऑन पीपीसी हो तो सारे रिसोर्सेज पूरे खर्च हो रहे हैं, पूरे यूटिलाइज्ड है, इनसाइड हो तो अंडर यूटिलाइजेशन है, और आउटसाइड द कर्व हो तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है, फिलहाल वो आपके लिए अटेनेबल नहीं है। ठीक है, आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब एग्जाम में आपसे वो कैसे पूछेंगे इस क्वेश्चन को, वो आपसे पूछेंगे कि ये बताओ कि आप ऑन पीपीसी हो, आप आउटसाइड द पीपीसी हो या इनसाइड द पीपीसी हो, कि आपका पीपीसी कहाँ है, ये बताओ कौन से पॉइंट पे हो आप। तो ऐसे में आप क्या जवाब देंगे, देखो अगर वो कभी भी आपसे किसी नेचुरल डिजास्टर की बात करें, मतलब नेगेटिव बात कर रहे हैं, क्या अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, अगर वो इस तरीके से बात करेंगे ना, लेबर स्ट्राइक हो गई, तो इसका मतलब आप इनसाइड द पीपीसी हो। लेकिन अगर वो आपसे कुछ अच्छी बातें करे, देश के विकास की बात करे, अरे विकास वो नहीं जो तुम्हारा दोस्त है, देश के भले की, देश की ग्रोथ की, वहां पे रहने वाले लोगों की भलाई की बात करे कि हमने कोई स्कीम लॉन्च कर दी है, अगर इस तरीके की कोई भी अच्छी अच्छी बातें करें तो आप आउटसाइड द पीपीसी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख भी दिया है कि इनसाइड द कर्व का मतलब क्या है, जैसे कि वर्कर्स अनएम्प्लॉयड है, मशीन खाली पड़ी हुई है, आउटसाइड में ड्रीम प्रोडक्शंस चल रहे हैं, यानी कि पॉसिबल तभी है जब रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी। तो जब भी अच्छी बात हो रही है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात हो रही है, कोई प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है जिससे हमारे देश में रहने वाले लोगों का भला होगा, हमारे देश का भला होगा, देश की ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है आउटसाइड द पीपीसी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे बच्चों आप सभी लोग। अब थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन टेबल देख लो मेरे साथ, जितना भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। यस, तो शेप ऑफ पीपीसी कैसी है, शेप ऑफ पीपीसी है बेटा, पहली बात तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों, रीजन इज कि एक गुड की एक्स्ट्रा यूनिट को लेने के लिए दूसरे गुड की यूनिट को सेक्रीफाइस करना है। शेप कैसी है, और कॉन्केव टू द ओरिजिन, जो हम यहाँ पे पढ़ते हुए चल रहे, क्यों, ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है टू प्रोड्यूस बोथ द गुड्स। स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है, जब एमओसी कांस्टेंट हो जाए, यानी कि जब आपके रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट हो जाए। कॉन्वेक्स कब हो सकता है, जब एमओसी डिक्रीज हो जाए, जब रिसोर्सेज आपके ज्यादा ही एफिशिएंट होने लग जाएंगे, तब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स हो सकता है। ठीक है, चलो अब पीपीसी और उसका यूटिलाइजेशन अब जो मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक पढ़ाया है इनसाइड और आउटसाइड, बेटा इसको ना एक यहाँ पर नाम दिया गया, दीज आर नोन एज द शिफ्ट इन पीपीसी। हमारा पीपीसी यहाँ पर शिफ्ट करता है दो तरीके से। ये हमारा एक्चुअल पीपीसी है, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया है पी, ठीक है, ये हमारा पीपी कर्व है। अब अगर मेरा कर्व शिफ्ट होता है इधर, जिसे आप आउटसाइड द पीपीसी अब तक पढ़ते आए हो, इसे मैंने नाम दे दिया चलो P1, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट हुआ है ना आउटसाइड, बेटा इस आउटसाइड वाले शिफ्ट को हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, कि हमारा पीपीसी कहाँ शिफ्ट हुआ है, राइटवर्ड। बट वहीं पे अगर आप इनसाइड द पीपीसी आते हैं, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया P2, तो ये वाला शिफ्ट कहलाता है बेटा आपका लेफ्टवर्ड। यानी कि जब भी आपके रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो हमारा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट करता है आगे की तरफ। भाई जब हमारी ग्रोथ होती है तो हम आगे की तरफ ही बढ़ते हैं ना, और जब फेलियर्स आते हैं तो हम पीछे एक स्टेप पीछे लेते हैं। तो अब ये मान लो कि यहाँ आप खड़े हो, अगर ग्रोथ हो रही है, जैसे कि आप हमारे साथ जुड़े हो, तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर खड़े हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो आप आगे पैर रखोगे। बट अगर कभी बुरा समय आ गया तो
भाई फेलियर्स आ गए, तो हमें यहाँ पर पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमें कभी भी दिख रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेस ग्रो कर रहे हैं, क्यों, नई टेक्नोलॉजी आ गई, इन्वेंशन हो गया, डिस्कवरी हो गई किसी नई चीज की, तो हम अब कहेंगे कि हमारे देश का विकास हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे, रिसोर्सेस बढ़ गए हैं। बट अगर कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है या कोई भी ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से रिसोर्सेस अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं, तो हम जाएंगे लेफ्टवर्ड की तरफ, यानी कि इनसाइड द पीपीसी। ठीक, देखिए जरा, राइटवर्ड शिफ्ट, तो इन्होंने यहाँ पर राइटवर्ड शिफ्ट को P2 नाम दिया है, तो चलो हम भी नाम P2 दे देते हैं, ये हमारा P1 हो गया। ठीक, तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी जब भी होगी तो आप राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे, जैसे कि ज्यादा लेबर आना, ज्यादा पैसों का लगना, ज्यादा रिसोर्सेज आ जाना, टेक्नोलॉजी अच्छी आ जाना, पॉपुलेशन का बढ़ जाना, वर्किंग पॉपुलेशन, आलसी वाली पॉपुलेशन नहीं, यानी कि वर्क फोर्स का बढ़ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई है, नए रिसोर्सेज की डिस्कवरी हो गई। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक, याद हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब हो रहा है, कब आप इनसाइड द पीपीसी आते हो, जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी। कब होगा ऐसा, नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फ्लड आ गई है, अर्थक्वेक आ गया है, वॉर हो रही है, कैपिटल आपकी खराब हो रही है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ के जो स्किल्ड लोग हैं वो हमारे यहाँ ना रह के दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर की यानी कि हमारे यहाँ पे कमी हो रही है, मशीन खराब हो रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है उनका। तुम्हारा ब्रेकअप की बात नहीं हो रही है, मशीन के ब्रेकडाउन की बात हो रही है, तो दिल पे मत लेना, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटे जा रहे हैं, भाई आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, एनवायरनमेंट के साथ खेल खेल रहे हो, तो ये गलत है। ऐसे में आप इनसाइड द पीपीसी आ जाओगे, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाओगे। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर इकोनॉमी, यानी कि हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं जो फल फूल सकती थी वो फल फूल नहीं रही है, वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज द रोटेशन ऑफ पीपीसी। अब हमारा जो पीपीसी है वो कई बार रोटेट करता है। अब रोटेट करने का क्या मतलब है बच्चों, अब देखिए जरा, रोटेशन का मतलब क्या है। रोटेशन कब होता है, पहली बात, रोटेशन तब होता है जब कोई भी एक गुड में चेंज आए, जब किसी एक गुड के प्रोडक्शन में अगर चेंज आ रहा है तभी रोटेशन पॉसिबल है। सो रोटेशन हैपेंस व्हेन चेंज अफेक्ट्स ओनली द वन गुड। कई बार ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो सिर्फ एक ही गुड के प्रोडक्शन को चेंज करते हैं, दोनों गुड्स के नहीं। शिफ्ट्स तब होंगी जब दोनों गुड्स का प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। जो हमने जितने भी कॉम्बिनेशंस पढ़े उसमें आपने देखा होगा दोनों के ही जो आप कह सकते हो जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो रहा है, दोनों की क्वांटिटी चेंज हो रही है, चाहे एक की बढ़ रही है चाहे एक की घट रही है, लेकिन क्वांटिटी दोनों की चेंज हो रही है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किसी एक की ही क्वांटिटी यहाँ पर चेंज होगी। ठीक, चलो अब इसको मैं बताती हूँ कैसे। अब इसको भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, थोड़ा सा हमें जगह चाहिए इसके लिए। चलो देखो बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझोगे तो कई बच्चे ना क्या करते हैं, ग्राफ रटते हैं, है ना। तो अगर आप लॉजिकली समझोगे ना बच्चों, तो आपको ग्राफ को बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया ना, आधी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व है। क्योंकि आधी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम बच्चों को ये तो है कि लिखना समझ नहीं आता, एक प्रॉब्लम ये भी है कि ग्राफ समझ नहीं आते, ग्राफ बनता कैसे है। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले तो हम अपना एक ओरिजिनल पीपीसी बनाते हैं। ये मैंने पहला बनाया, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल पीपीसी है। यहां पर मैंने लिखा गुड एक्स, ठीक, और यहां मैंने लिखा गुड वाई। सेम हम यहां पर भी करेंगे, ये मैंने लिखा गुड एक्स और यहां मैंने लिखा गुड वाई। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने किया क्या, सिंपल सी बात मुझे बताओ। देखो भाई, ये एरिया ना गुड एक्स का है, ये एरिया गुड एक्स का है। अगर गुड एक्स में कोई भी चेंज होता है तो वो आपको यहां दिखेगा। ठीक है, मतलब कि अगर गुड एक्स की क्वांटिटी अगर बढ़ती है ना बेटा, तो अब हमने ये पढ़ लिया कि पीपीसी में अगर फायदा होता है, ग्रोथ होती है, तो हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं। तो अगर गुड एक्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो गुड एक्स इधर जाएगा ना, सिंपल सी बात। बट वहीं पे अगर गुड एक्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है तो वो इधर शिफ्ट करेगा। ठीक, तो मैंने कहा कि एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर गुड एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, गुड एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। तो ऐसे में हम ये तो नहीं कह रहे कि गुड वाई के अंदर कोई चेंजेस आए, नहीं। तो गुड वाई विल रिमेन द कांस्टेंट एट दिस पॉइंट, और यहां आप सिर्फ इस तरीके से अपने कर्व को रोटेट करेंगे। और यहां जाकर दूसरा हमने यहां पर रोटेशन दिखाया कि यहां देखो देखो, ये
सिर्फ गुड एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, गुड वाई में कोई नहीं हुआ। अब यहां देखो, एक बार इसको देखो और एक बार इसको देखो, थोड़ा बड़ा बना दूं आप लोगों के लिए इसको, बेटा ध्यान से कंपैरिजन करना, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ये बात समझ आ गई ना तो बस तुम्हारे बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये देखो, अभी जो मैंने पीछे पढ़ा है वो मैंने ये पढ़ा है, दिस इज शिफ्ट, जहां ये देखो गुड वाई भी बढ़ा, गुड एक्स भी बढ़ा। बट इन केस ऑफ रोटेशन अगर आप देखें तो गुड वाई की जो यूनिट है ना बेटा, वो यहां पर देखो कांस्टेंट है, बट यहां अगर आप गुड एक्स की देखें तो वो इंक्रीज हो रही है। बात समझ आ रही है? अब इसी तरीके से अगर मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करूं, ठीक है, अभी भी मैंने उसको कांस्टेंट रखा है, तो यहां पर भी अगर आप देखें तो ये देखो, ये P1 है और ये P2, सिर्फ आपके गुड एक्स की क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, अभी भी गुड वाई की सेम है। अब इसको यहां देखो, जो हमने पीछे सीखा है वो हमने ये सीखा है कि गुड एक्स की क्वांटिटी भी कम हुई है, गुड वाई की क्वांटिटी भी कम हुई है। तो जब जब दोनों गुड की क्वांटिटी में चेंजेस आएंगे बेटा, तो दोनों गुड की क्वांटिटी के चेंजेस शिफ्ट है, बट अगर एक गुड की क्वांटिटी में चेंज आएगा तो वो रोटेशन है। ठीक है, तो जिसकी में भी चेंज आएगा सिर्फ उसी को आपको यहाँ पर दिखाना है, जिसमें चेंज नहीं है उसको कांस्टेंट रखना है। अब इधर मैं गुड वाई की दिखाती हूँ कि मुझे अब यहाँ पर गुड वाई की क्वांटिटी को चेंज करना है। दोनों में रूल सेम चलेगा, चाहे गुड एक्स है चाहे गुड वाई है, अगर किसी की भी क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो वो राइट वर्ड ही शिफ्ट होगा, उसके लिए कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पर सिर्फ वाई की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है। लो भाई, इसने तो हमारे काम को खराब कर दिया है। चलो अब ये देखो, यहाँ मुझे सिर्फ गुड वाई की क्वांटिटी को इंक्रीज करना था, तो मैंने उसी को इंक्रीज किया, यहाँ जाके इसको कांस्टेंट ही कर दिया है। गुड एक्स की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ गुड वाई की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। डिक्रीज करनी है तो भी ये देखो इस तरीके से, लो जी यहाँ जाके इसको मिला दो, सिर्फ इसी की क्वांटिटी में चेंज आया है और किसी में नहीं। आई होप कि आप रोटेशन वाली बात को अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने पूरी कोशिश की आपको ये चीज समझाने की। तो देखिए जरा किस तरीके से रोटेशन हुआ है। रोटेशन क्या होती है, शिफ्ट क्या होता है। शिफ्ट में दोनों चेंज होंगे, रोटेशन में किसी एक ही गुड की क्वांटिटी चेंज होगी, चाहे वो बढ़ रही है चाहे घट रही है। बढ़ेगी राइट वर्ड शिफ्ट होगा, घटेगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, चलो बच्चों अब एक बार देख लो जरा इसको। सो ऐसा कब हो सकता है कि अगर मान लो गुड एक्स की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई तो यहाँ पर पीपीसी आपका आउटवर्ड ऑन एक्स एक्सिस, जहां पर आपने गुड एक्स को लिखा है वो शिफ्ट हुआ। डिक्लाइन हुआ तो पीपीसी इनवर्ड रोटेट हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि आपने गुड एक्स को एक्स एक्सिस पे ही शो किया है। अगर यही चेंज वाई में आ जाए, वाई की टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, तो यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग जो आपका पीपीसी है वो रोटेट कर जाएगा आउटवर्ड यानी कि राइटवर्ड। और वहीं पे अगर उसी के रिसोर्सेज डिक्लाइन हो जाएंगे तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पर किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है बच्चों, तो रोटेशन सिर्फ और सिर्फ तभी हो रहा है जब टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है या रिसोर्स में चेंज हो रहा है किसी एक गुड की। दोनों गुड की होगा तो दोनों गुड में शिफ्ट्स आएंगे, बट एक में होगा तो सिर्फ रोटेट होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 1 थी आपकी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये यहाँ पर होती है खत्म। एंड आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आज के वन शॉट्स में आपको सारी बातें समझ आई या नहीं। ठीक है बच्चों, सो यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है। यहाँ मैंने आपको लेक्चर पढ़ा दिया है, लेकिन इसकी वर्कशीट भी आपको मिलेगी, तो बस इंतजार करिएगा वर्कशीट का भी, लेकिन उससे पहले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाइएगा। सो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।